Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is part 2 of chapter 3 Financial Statement Analysis of Class 11 Financial Markets Management. इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए. और दिस इज पार्ट 2 और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि हाउ टू गो अबाउट सिस्टमैटिकली एनालाइजिंग अ कंपनी. कैसे आप किसी कंपनी को सिस्टमैटिकली एनालाइज करते हो. तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होता है. 3 तरीके के एनालिसिस हम देखने वाले हैं और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होता है. तो कंपनीज प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स आर सबसेट फॉर्म अ पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री. कुछ देखो, एक इंडस्ट्री होती है, मान लो कि पूरी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, वो एक कंपनी नहीं होती है, उसमें अलग अलग कंपनीज होती हैं, होंडा, मर्सिडीज, ऑडी, जगवार, ये सारी अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग ब्रांड्स है, अलग अलग नेम है इनके. बट ये किस इंडस्ट्री में काम करते हैं? ये काम करते हैं ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में. ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, आप उसको देख सकते हो. तो एक बड़ी इंडस्ट्री होती है और उसके अंदर कंपनीज होती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हाउ द इंडस्ट्री टू विच द कंपनी बिलोंग्स इज फेयरिंग. आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, आप सबसे पहले ये देखो कि क्या वो इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है. जैसे कि पेंडेमिक के टाइम में हम किसी भी कंपनी में, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई हमें पता है कि जो दवाइयों की जो पूरी इंडस्ट्री जो चल रही है इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई छू रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इस सेक्टर में. ठीक है, और हम लोगों ने किसी भी अच्छी कंपनी को देख के भी उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिया, मतलब कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें, पहले आप इंडस्ट्री देखो, उसके अंदर की कंपनी उसके बाद देखो, और उसके बाद अपना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करना. स्पेसिफाइज लाइक इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, फ्यूचर डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स और नीड टू बी चेक. ये दोनों जो चीज़ें होती हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी का इस इंडस्ट्री पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इंडस्ट्री है जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी फ्यूचर डिमांड क्या है. और आपको ये पता होना चाहिए कि पेंडेमिक के टाइम में बहुत सारे लोगों ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, क्योंकि उनको पता था कि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ऊंचाई छूने वाला है, ये सेक्टर अभी बहुत बूम पर जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हम लोगों को हो सकता है. इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कॉल दिस एज इंडस्ट्री एनालिसिस. और ये जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस होता है इसको हम इंडस्ट्री एनालिसिस कहते हैं. आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैंने अंडरलाइन कर रखा है. अगर आपने ये सारी चीज़ें भी लिख दी ना और समझ ली तो आपके लिए इनफ है ये. कॉर्पोरेट एनालिसिस क्या होता है? हाउ हैज़ द कंपनी बीन फेयरिंग ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स. अब आपने इंडस्ट्री को देख लिया, नाउ आप कॉर्पोरेट को देखो, मतलब किसी कंपनी को देखो कि भाई वो कंपनी कैसे चल रही है, वो कंपनी में करंट ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं, वहाँ की काम करने की कैपेबिलिटीज़ कैसी है, वहाँ के ग्रोथ प्लान्स कैसे हैं, वहाँ की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है. और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप देखोगे कि इस कंपनी को आपने, जैसे कि हम रेटिंग देते हैं या फिर कुछ नंबर देते हैं, उस तरीके से आपने कितना सही माना है इस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए. क्योंकि मान लो कि आपको इन्वेस्ट करना है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो भी आपको अलग अलग कंपनी मिल जाएंगी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. कुछ कंपनी जैसे कि नैनो वगैरह हो गई, तो वो आजकल ज़्यादा कोई कार नहीं खरीदता, तो अगर आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपके पैसा बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा. मे बी आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है, बट अभी ऐसा नहीं है. हम प्रेजेंट सिचुएशन को भी थोड़ा देखते हैं और उसके बाद थोड़ा सा फ्यूचर भी एनालाइज करते हैं. तो अभी आसपास के फ्यूचर में भी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चीज़ें आगे आने वाली हैं. मान लो अगर कोई बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो बात अलग है कि हाँ भाई उसका जो पैसा है वो ऊंचाइयों को छुएगा, भाई पैसा बढ़ेगा. ठीक है, अब आते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस पे. फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है? इफ परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडस्ट्री एज वेल एज ऑफ द कंपनी सीम्स गुड. अगर जिस भी इंडस्ट्री में आपको काम अपना पैसा लगाना है, आपने देख लिया कि वो इंडस्ट्री बढ़िया काम कर रही है, कंपनी भी उसके अंदर कई सारी कंपनीज है जो कि अच्छा काम कर रही हैं, फिर आप करंट प्राइस देखो और अगर वो करंट प्राइस ठीक लगता है तो आप वो शेयर खरीद सकते हो. ठीक है, और आपको शेयर खरीदने के लिए मेन जो चीज़ें हैं उसको क्या देखना है कि उस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, कैसा वो फाइनेंशियली परफॉर्म कर रही है, और उसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स जो कि अर्निंग पर शेयर होता है कि अगर एक शेयर हमने खरीदा तो एक शेयर पे हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड वगैरह मिलेगा. पीई रेशो होता है हमारा, जब भी हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो पीई रेशो को हम लोग देखते हैं. करंट साइज ऑफ इक्विटी, और उस कंपनी के अंदर करंट साइज ऑफ इक्विटी क्या है, इस चीज़ को हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस हुआ है. ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है. हाँ, और इस चीज़ को, ये जो फाइनेंशियली अगर आपको किसी भी कंपनी को एनालाइज करना है तो आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने पड़ेंगे, जो कि होते हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि एनुअल रिपोर्ट में कोई भी कंपनी जब अपनी एनुअल रिपोर्ट निकालती है तो उसके अंदर वो 2 चीज़ें निकालती है, एक बैलेंस शीट होती है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जिसके बारे में अब अभी हम लोग समझेंगे. अब हम आ जाते हैं
व्हाट इज एन एनुअल रिपोर्ट? एनुअल रिपोर्ट क्या होता है? तो एनुअल रिपोर्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि एनुअल रिपोर्ट क्या होता है। बेसिकली ये एक फॉर्मल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो होती है जो कि ईयरली एक कंपनी इशू करती है, और इसमें उस कंपनी के एसेट्स दिखाई देते हैं, लाइबिलिटी दिखाई देती है, रेवेन्यू दिखाई देता है। एसेट मतलब जितनी भी संपत्तियां आपके पास है, लाइबिलिटी का मतलब उधारी जो कंपनी ने ले रखी है, रेवेन्यू मतलब कहाँ कहाँ से पैसा कमा रही है, एक्सपेंसेस मतलब कहाँ कहाँ खर्चे कर रही है, और अर्निंग कितनी इसकी हो रही है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ द बिजनेस ईयर, कंपनी कहाँ खड़ी है, क्या वो प्रॉफिट में है, क्या वो लॉस में है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमको एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिलती हैं। और ये जो एनुअल रिपोर्ट होती है ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पास भेजती है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको डिटेल्ड एनुअल रिपोर्ट चाहिए तो आप कंपनी को, जिसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप उसको कह सकते हो, और वो कंपनी आपको एक डिटेल्ड एनुअल रिपोर्ट भी सेंड कर देगी। आगे क्या है कि विच फीचर्स ऑफ एन एनुअल रिपोर्ट शुड वन रीड केयरफुली। अब एनुअल रिपोर्ट के ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं जिसको किसी भी इन्वेस्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये 5 चीज़ें। ये आपसे पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं एनुअल रिपोर्ट में जो कि ध्यान से पढ़नी चाहिए। तो वो होती है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। जो भी उस कंपनी के डायरेक्टर है उन्होंने कुछ रिपोर्ट लिखी है उसको आप पढ़ो। जो चेयरमैन की स्टेटमेंट है रिलेटेड टू करंट एंड फ्यूचर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, मतलब क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं मेन हैंडल्स होते हैं कंपनी के, चेयरमैन और डायरेक्टर, तो ये लोग ये बताते हैं कि भाई करंट परफॉर्मेंस क्या चल रही है कंपनी की और फ्यूचर में क्या क्या काम ये कंपनी करने वाली है, ठीक है। इनको आपको पढ़ना चाहिए। मैनेजमेंट डिस्कशन, कोई भी कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड अगर कोई डिस्कशन हुई है या फिर फ्यूचर में कंपनी कुछ करने वाली है तो इसको आपको कहाँ पढ़ना है, मैनेजमेंट का डिस्कशन आपको पढ़ना है। ऑडिटर्स रिपोर्ट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको देखना है। आप बैलेंस शीट देखोगे तो यहाँ पर ये रहता है कि आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज कंपनी के दोनों बराबर होने चाहिए, और इसको भी आपको पढ़ना होता है। और नोट्स टू अकाउंट्स अटैच टू बैलेंस शीट, और अगर बैलेंस शीट से कुछ भी नोट्स हैं उसके पास उसके साथ में तो आपको उसको भी आपको ध्यान से उसको पढ़ना है। अब हम देखेंगे व्हाट इज अ बैलेंस शीट एंड अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। आपके पेपर में इतना ही आएगा कि बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, और इसके बीच का डिफरेंस आप जान लो, ठीक है। तो यही मुझे लगता है कि आपके पेपर में सिर्फ इतना ही आ सकता है। तो इस चीज़ को आप अगर अच्छे से समझ लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से सुननी है कि कोई भी जो बैलेंस शीट होती है वो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, बट वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताती है। जो कंपनी होती है द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956 शुड बी ईदर इन द अकाउंट फॉर्म और द रिपोर्ट फॉर्म। और ये रिपोर्ट फॉर्म में या अकाउंट फॉर्म में ही हो सकते हैं, जिसको हम आगे आपको दिखाएंगे। तो आगे आप इसको देखो कि अकाउंट फॉर्म में बैलेंस शीट कैसी दिखती है। बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज होती हैं और राइट हैंड साइड पे एसेट्स होती हैं। और लाइबिलिटीज में आपको क्या क्या दिख रहा है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स इन सरप्लस, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लोन्स, एडवांसेस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो हमारे होते हैं, जो कि हमने खर्चे किए होते हैं जिससे हमको रिटर्न आने वाला होता है, बेसिकली ये सारे भी हमारी एसेट्स होती हैं। अगर हम देखिए रिपोर्ट के फॉर्म में, तो रिपोर्ट के फॉर्म में ये आपको इस तरीके से दिख जाएगा। सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है, आपके शेयर होल्डर्स का फंड है, शेयर सोर्सेज ऑफ फंड बेसिकली लाइबिलिटीज ही है, ठीक है। यहाँ से आपको फंड मिल रहा है, यहाँ से कंपनी ने उधारी ली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स इन सरप्लस, लोन फंड, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कि इन फंड्स की एप्लीकेशन यहाँ पर कहाँ पर हो रही है, कैसे इसको यूज किया जा रहा है, ये एसेट्स होती हैं जिसको हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाती है फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसमेंट्स, लेस current liabilities and provisions, net current assets, miscellaneous expenditure and losses। ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। अब आपने बैलेंस शीट को अकाउंट फॉर्म में भी देख लिया और रिपोर्ट फॉर्म में भी देख लिया। आपको मोटी मोटी बात सिर्फ इतनी याद रखनी है कि बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और अगर हम और जब आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे, इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर आ जाते हैं आगे, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट होती है बेसिकली ये।
ऑन द अदर हैंड शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक पीरियड ऑफ टाइम में बताती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि उसमें क्या रेवेन्यू आ रहे हैं, क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आपको देखने को उसमें मिल जाता है। और जो ये पीरियड ऑफ टाइम होता है ये पूरे अकाउंटिंग पीरियड का होता है, जो कि अप्रैल से मार्च तक चलता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। द अकाउंटिंग report summarizes the revenue items, the expense items and the difference between them, net income for an accounting period। और ये जो अकाउंटिंग रिपोर्ट होती है ये हमको रेवेन्यू आइटम बताती है, एक्सपेंस आइटम्स पता चलते हैं और इन दोनों के बीच के डिफरेंस से हमको नेट इनकम पता चल जाती है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए। अब हम आ जाते हैं व्हाट डू दी सोर्सेज ऑफ फंड्स रिप्रेजेंट। अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा कि सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं शेयर होल्डर्स फंड, लोन फंड, शेयर कैपिटल, ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से हमको फंड्स मिलते हैं। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी शेयर होल्डर्स फंड सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, इसको हम नेटवर्थ भी कहते हैं और ये वो फंड होता है जो कि आता है कंपनी के ओनर्स से। ठीक है, इज द फंड कमिंग फ्रॉम द ओनर्स ऑफ द कंपनी। लोन फंड क्या होता है, इज द फंड बोरोड फ्रॉम आउटसाइडर्स। आपको ये वैसे ही बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, जो भी फंड आपने आउटसाइडर से बोरो किया है वो लोन फंड हो जाता है। अब हम आ जाते हैं शेयर कैपिटल पे। तो शेयर कैपिटल को आपको ध्यान से समझना है। द शेयर होल्डर्स बीइंग द ओनर्स शेयर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स क्योंकि वो ओनर होते हैं कंपनी के, इसलिए उस कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है वो आपस में शेयर करते हैं, जिसको कहा जाता है डिविडेंड। ठीक है, शेयर कैपिटल हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल होती है यहाँ पर, और एक होती है प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल और इक्विटी कैपिटल आप लोगों को पता है कि इक्विटी और प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होते हैं। बेसिकली वही, ये भी वही चीज़ है बट थोड़ा सा अंतर है। इक्विटी कैपिटल डज नॉट हैव फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड उनको फिक्स नहीं मिलता। इक्विटी कैपिटल जो होती है उसमें फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता। प्रेफरेंस कैपिटल में एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ लिखी है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड्स अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज रिटेन्ड बाय द कंपनी फॉर मीटिंग फंड्स रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर। और जितना भी कंपनी को प्रॉफिट होता है उसमें से वो जो डिविडेंड बांट देती है, उसके बाद अगर कंपनी को प्रॉफिट बचता है तो वो अपने फ्यूचर जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए उसको संभाल कर रखते हैं। और ये जो रिटेन्ड प्रॉफिट होते हैं ये अक्यूमुलेटेड हो जाते हैं ओवर द ईयर्स और इन्हीं को रिजर्व्स और सरप्लस कहा जाता है। ठीक है, मोटी मोटी बात क्या कही जा रही है कि जब कंपनी को फायदा होता है तो वो उसमें से कुछ डिविडेंड प्रेफरेंस कैपिटल में जाती है, कुछ इक्विटी कैपिटल में जाती है। जो कैपिटल बच जाती है वो कंपनी आगे के फ्यूचर के कुछ काम करने के लिए रख लेती है। उस कैपिटल को बोला जाता है रिजर्व्स और सरप्लस। ठीक है, विच आर शेयर होल्डर्स प्रॉपर्टी। और ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं ये शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। तो आगे क्या दे रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे पेपर में भी पूछा जा सकता है। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको समझना है कि इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं। इक्विटी का मतलब होता है बेसिकली जो आप शेयर खरीदते हो तो आप कंपनी के ओनर बन जाते हो। यू आर वन ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी और आपके पास कंपनी में डिविडेंड, कंपनी के प्रॉफिट में से डिविडेंड लेने का राइट तो मिल ही जाता है। उसके साथ साथ आपको मतलब अगर कंपनी में कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग चलती है तो आपको उसमें बैठने का भी मौका दिया जाएगा और आपको उसमें वोट करने का भी मौका दिया जाएगा। अब आ जाते हैं प्रेफरेंस शेयर पे। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर एज दैट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये क्या होता है, इसमें मोटी मोटी बात अगर हम ये समझें तो यहाँ पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड लाइफ टाइम उस बंदे को मिलता रहता है जिसने प्रेफरेंस शेयर खरीदा है। जब तक कंपनी रहेगी तब तक उस बंदे को, अगर उसका शेयर उस कंपनी में है तो उसको डिविडेंड पास होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। और जैसे कंपनी, मान लो कंपनी वाइंड अप कर रही है, कंपनी बंद कर रही है खुद को, तो उसके कैपिटल को रिटर्न भी करना पड़ता है। ठीक है,
अब आएंगे आगे, बट प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी ट्रेडेड। प्रेफरेंस शेयर को कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते आप इक्विटी की तरह, क्योंकि वो स्पेशल लोगों को बेसिकली दिए जाते हैं एंड रिडीम्ड आफ्टर अ प्री डिसाइड पीरियड, और उसको एक पहले से डिसाइडेड पीरियड होता है तभी उनकी मेचोरिटी होती है। रिडीम का मतलब मेचोरिटी होता है। ऑल्सो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो उसको उनको किसी भी चीज़ में बेसिकली वोटिंग राइट्स नहीं मिलता होता है। वो ऐसा नहीं है कि उनको वोटिंग राइट वगैरह मिल रहा है, वो थोड़े स्पेशल ट्रीट किए जाते हैं, पर उन ना वो ओनर होते हैं कंपनी के, ना ही उनको किसी मीटिंग में बैठने का मौका दिया जाता है कि आप भाई वोट कर सकते हो, आप अपनी राय बता सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता रहता है, फिक्स टाइम पर मिल जाता है। कंपनी सबसे पहले डिविडेंड इन्हीं लोगों को देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पर अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो गाइज वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप वहाँ पे मुझसे पूछो, क्योंकि कमेंट्स में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मैं सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाती हूँ। यूट्यूब पर एक दिन में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इतने सारे वीडियोज़ हैं, सब पर जब बच्चे उनको देखते हैं तो कमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के कमेंट्स रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता दोगे तो वहाँ पर मेरे को आसानी होगी आपसे कैचअप करने में। सो थैंक यू, बाय बाय।